अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 3 जून है और पीर का दिन है। बहुत सी अहम इशू हैं। सबसे पहला तो जो सबसे अहम वो फुल कोर्ट के सामने है मखसूस नशिस्तें वाला मामला, और वो बहुत ही अहम मामला है और उम्मीद बड़ी है उस केस में आगे क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। फिर साइफ़र का केस है, वो बहुत अहम केस है, और कल पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे हम। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया मुहिम चल रही है, फुल कोर्ट के सामने मामला है, उस पर बात होगी। और महमूद रशीद साहब की पहले बातें कर दें, कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमज़ा और बहुत सी ख़वातीन, और टॉप ऑफ द लाइन जनाब बुशरा बीबी साहिबा हैं। साबका खातून अव्वल होने के नाते बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, लेकिन वो मर्द आहन की तरह, एक मर्द की तरह खड़ी रही हैं। मैंने उनके हौसले बुलंद देखे हैं। तकलीफ़ उन्हें बहुत है, जेल में, आखिर जेल में रह रहे हैं, इमरान खान साहब भी जेल में, लेकिन याद रखिएगा वो खड़े हैं, एक जंग लड़ रहे हैं आप और मेरी, और हमें हर तरह से उनके हवाले से उन सारे मामले को देखना है। और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से आप सुन रहे हैं जो माल खाना से क्या कुछ चोरी हो गया, वो बड़ी एक अजीब बात है और एक बड़ी मज़ेदार कहानी जो है जो आपके सामने मैं सारी रखना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। और वो यानी इस्लामाबाद FIA हेड क्वार्टर जो है ना, डाका पड़ा है। साबिक मुलाजिम जो हैं 5 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्की करेंसी और दर्जनों अहम माल मुकदमा चोरी करके जा रहा था, और रावलपिंडी पुलिस ने पकड़ लिया। वारदात के बड़ों के नाम आएंगे, और मोहसिन नकवी साहब तो आपको पता है वो बाहर हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप देख लीजिएगा। वो ट्वीट मैंने बैकग्राउंड पे रख दिया है। और अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। महमूद रशीद साहब का उनका ऑपरेशन हो गया है, और अब 2-3 इशूज़ पे पहले जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हेड करेंगे। उनका सोशल मीडिया, उनके डॉक्यूमेंट लीक होना, यानी अब ये वो काम हो रहा है ना, ये बड़ा काम है। 6 जजों ने जो हिम्मत की है, बात ये नहीं है यानी आप अदालतों को अपने तरीके से चलाएं तो किसी मुल्क की इंटरेस्ट या वो, हालांकि वहाँ भी नहीं बनता है, लेकिन तारीख गवाह है इस बात की कि अदालतें इस्तेमाल होती रही हैं। अब इस दफ़ा बड़ा मुश्किल हो गया। पहले तो जो होना था मैं उन पर बात नहीं करना चाहता, हमने सारा कुछ देखा है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, गिरफ्तारियाँ, जिस तरह MPO का इस्तेमाल हुआ एंटी करप्शन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, FIA पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ 2 बातों पे जब गुफ्तगू कर रही हूँ, उससे पहले एक तो मैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान का बड़ी तारीफ़ करूँगा। अब कमाल की बात बताऊँ, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई है, मुबारकबाद जब मैंने दी, जब चीफ जस्टिस बने थे। उसके बाद 3 दफ़ा मैंने पैगाम भिजवाया, उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। यानी ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। और मैंने क्या था, मैं तो मिलने सिर्फ जाना था कि सेक्शन 215 के हवाले से फुल कोर्ट नहीं बन रहा, और वो 25 मार्च से मामला ज़ेर इल्तवा चला आ रहा है, और हम जून में पहुंच गए हैं। सेक्शन 215 मैं बड़ी वजाहत से आपको बता चुका हूं वो कैसे खड़े रहे। अब देखें, हम कोशिश क्या हो रही है, दौड़ लगी है उनको किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए। 7 जून को इजलास बुला लिया हुआ है जुडिशल काउंसिल का, वहाँ ये फैसला होना है। और बड़े बड़े काम क्या किए उन्होंने। हालांकि उनका जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान का ताल्लुक़ शायद खाकान अब्बासी उनकी बीवी का ताल्लुक़ है। सियासी तौर पर बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन असूलों पे उन पे एक पैसों का कोई चार्ज नहीं है, वरना बहुत से लोगों पे रहा है। सिफारिश मैंने अपनी मिसाल आपके सामने रखी है। और सबसे पहले तो वो अड़ गए, ये मौजूदा हुकूमत अपनी मर्ज़ी के हाई कोर्ट के जजेस चाह रही थी। नवाज शरीफ जो है ना, ये लोग वो नहीं मानने वाले, उन्होंने मेरिट पे करना था। अब लगता है वो कोई और करेगा या क्या होगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मलिक शहजाद अहमद को यहाँ रहना चाहिए। फिर आपको याद है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो जजेस हैं, वो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नहीं जी वो हमें दें,
हम नॉमिनेट करेंगे, जो कि वजह है कि जो फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड सारा एक्सपोज होना है। और ये चाहते हैं मेरिट पे अगर किसी सियासी जमात को फेवर देना या एस्टैब्लिश को फेवर देना तो ये खड़े ना होते, लेकिन ये खड़े हो गए। और वो देखा जैसे शाहिद करीम ने, और मैं यहाँ मैं बता दूँ लाहौर हाई कोर्ट में हम ख्याल बेंचेस जो पहले पिछले दौरों में हम ख्याल बेंचेस उनके पास लगते थे, मैं एक एक केस को जानता हूँ, मैं बताऊँगा तो आप परेशान हो जाएंगे। मुझे आपको पता है, मुझे बहुत ही चीज़ों का पता है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उन चीज़ों के अंदर, लेकिन जो कुछ होता रहा वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह जजेस के पास जा केस लगा करते थे, हमारा एक कंसर्न ये है कि आप मेरिट पे लगाएं, ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया। ऑटोमेटेड यहाँ क्या होता है, यहाँ ऑटोमेटेड थोड़ा सिस्टम है, केसेस लगते थे। यहाँ तो वो नॉमिनेट होता था और सॉफ्टवेयर में जो कमांड देते थे उसके मुताबिक हो जाती थी बात। और अब जो वजह शाहिद करीम ने वो सेटिस्फाइड कर दिया इलेक्शन ट्राइब्यूनल, और मैं बैकग्राउंड पे मेरा वो ये ऑर्डिनेंस जो है इलेक्शन एक्ट का, वो बैकग्राउंड पे मेरा लेटर चल रहा है जो मैंने सदर पाकिस्तान को, एक्टिंग प्रेसिडेंट को, चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर को भेजा है कि वो ये इख्तियार नहीं था ये। और उसकी मेन वजह समझिएगा, इलेक्शन कमीशन अगर जजेस अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट की मर्ज़ी के, और उसमें डाउट्स तो आगे कि अटॉर्नी जनरल मिलने गया और वज़ीर कानून मिलने गया, जो यानी जो डायरेक्ट अफेक्टी हैं वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे किस लिए? तो वो तो बता रहे हैं ना कि वो चाह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के लगा सकें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो इतना आसान काम नहीं है, याद रखिएगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। और अब ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ है, जस्टिस शमस मूर्जा का लगा पिटीशन, मैंने भी मुकम्मल कर ली है, मैं भी फाइल कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी बातें हम सामने लगेंगी और आप वहाँ से देख लेंगे कि हालात क्या हैं और वाक़यात क्या हैं। ये समझने की बात है, असूलों पे बात है कि ये इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार नहीं है, तो उसके यानी नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। अब ये सारी बातें आपके लिए इसलिए बताएं, इसलिए इसके साथ आगे चलते हैं। जो 13 रुकनी बेंच पड़ा है फुल कोर्ट, उसकी तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। ये मैंने इसलिए बताया तारीख को समझने के लिए। हाँ, एक बात तो रह गई थी कि उन्होंने इन सारे दहशतगर्दी कोर्ट के जजेस जो हैं वो कहते रहे मर्जी के लगाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरिट पे लगाए। एंटी करप्शन कोर्ट हो गए, याद रखिए। मुझे तो पता है ये सारी बातों का सामना, मलिक शहजादा आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप खड़े रहे हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे। फुल कोर्ट में अब चूँकि सेक्शन 215 में आपको पहले सामने रख दी है, और वो लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच अभी तक बना नहीं है, 2 जजेस यहाँ हैं नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया हुआ है और 5 जून को वो लगा हुआ है, और यहाँ जो है फुल कोर्ट ने स्टार्ट करना है। यहाँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पे एतराज़ात हैं, पहले दिन से एतराज़ात है, जो कि ये जो इलेक्शन सिंबल वाला मामला है वो सुन चुके हैं, तो माइंड तो अपना ऑलरेडी दे चुके हैं। इलेक्शन सिंबल से जुड़ी हुई ये चीज़ जो है ये वाला है मामला है कि वैसे तो कोर कमेटी ने फ़ैसला कर लिया, लीगल कमेटी ने फ़ैसला करना है, और वहाँ बैठ कर ये डिसीजन होगा कि मैं समझता हूँ एतराज़ उठाना चाहिए, मेरी ज़ाती राय यही है, एतराज़ उठाना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को, जो कि जस्टिस फ़ाइज़ कल इसके बेनिफिशरी भी हो सकते हैं। वो कैसे कि अगर ये डिसमिस हो जाती है आइनी दरख्वास्त जो है लार्जर बेंच में, ये वाली अपील शावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो मेजॉरिटी आ जाएगी, नून लीग की मेजॉरिटी जजेस पैकेज हाथ में लिए बैठे हुए हैं कि वो किसी तरह से जजेस पैकेज क्या हाथ में लिए बैठे हैं कि 65 से 68 साल उम्र कर दी जाए, ताकि चीज़ काजी फ़ाइज़ साहब यही मौजूद रहें, या वो 3 साल के लिए उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो इसलिए मैं भी ये समझता हूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को खुद ही इस मामले में पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लीगल टीम जो है कल क्या एतराज़ उठाती है, और अगर वो सुनते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है, जो मैं कह सकता हूँ कि जो पुराने किए हुए फैसलों से ये मौका आता है कि आप अपना दामन साफ़ कर लें, आप हालात ठीक कर लें और चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जाएं। और आईनी कानूनी यही पोजीशन है। सेक्शन 215, सेक्शन 104 और रूल 94 अगर सामने रख कर देखें तो ये सस्टेन ही नहीं होता है। ये आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन सिंबल लेकर, और आपने पार्टी को डिसबैन कर दिया, बैन कर दिया है, तो ये तो आइन की मंशा नहीं है। और इसी बुनियाद पर मखसूस इससे जो मेरा हक़ है प्रोपोर्शनेट के मुताबिक वो कैसे दे देंगे। और यही सवाल उठाया था कि अगर 2 सीटें हैं और वो सारी मखसूस जिससे दूसरा ले जाए वो तो प्रोपोर्शनेट के मुताबिक है, दूसरे की 98 सीटें, तो ये तो नहीं हो सकता। ये आइन की ये मंशा नहीं है।
इस पे फैसला होना है। तो मैंने पॉसिबिलिटीज आपके सामने, साइफर का केस लगा हुआ है, कल डोनाल्ड लू का जो बयान है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना, कोई ताल्लुक नहीं है, इस स्टेज पे तो एविडेंस दे नहीं सकते हैं, तो इससे कोई अहमियत नहीं है। एविडेंस ख़त्म करें आप, वो सॉरी बहस ख़त्म करें। ईद से पहले मैंने कहा हुआ है इसमें या तो अपील अलाउ होगी, अपील अलाउ होना बनती है इसकी, इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे इसमें, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें इसको दोबारा भेज देंगे री ट्रायल के लिए, और वो छोटी सज़ा के वाले से है। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जब आपने देख लिया, अब वो ASI ज़हूर के अगेंस्ट जो केस बना था कि नेक्टा और उसकी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से सज़ा दी, मैंने कहा ये नेक्टा की जो अलर्ट वगैरह ये इस तरह साइफर वो अपना कैसे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। एक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अपने हलफ की पासदारी करना है और उन्होंने अपने हलफ की पासदारी की है। तो कल हामिद अली शाह साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं वो उम्मीद है कि आर्गूमेंट कंक्लूड कर लेंगे और 45 मिनट जो है वो सलमान सफदर साहब जो हैं वो कल कंक्लूड कर लेंगे। और अगर मुझसे मेरिट पे पूछते हैं तो इमरान खान साहब की बरियत यकीनी है। और बड़ी ईद से पहले मैं इमरान खान साहब को, आज भी लोग ना माने इस बात को, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ कि बाहर आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। लटकाते रहें भी, ये लटका, ये मैं तो आया नहीं और कानूनी बात करनी है, इद्दत वाला केस। और मैं वो यकीन रखता हूँ कि इद्दत वाला केस जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो रेफरेंस शाहरुख अजमल का मुस्तरद कर देंगे, उनको वापस भेजेंगे ताकि वो केस अपना फ़ैसला जो है वो सुना सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।